Hello students, this is class 10th. Welcome to class 10th. And yesterday we have completed the chapter agriculture. Geography का हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड हम कर चुके हैं कंप्लीट। देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता देती हूँ कि कितने चैप्टर हमारे हो चुके हैं। ज्योग्राफी में हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, एग्रीकल्चर कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स में आप डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, मनी एंड क्रेडिट कर चुके हैं, और एक सेकेंड चैप्टर और है वो भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। मनी एंड डेवलपमेंट है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यस, सेक्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3 चैप्टर्स हमारे किस में हो गए हैं, इकोनॉमिक्स में। 2 चैप्टर्स हमारे ज्योग्राफी में हो गए हैं। हिस्ट्री में हम कंप्लीट कर चुके हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, और डीपी में हम कंप्लीट कर चुके थे पावर शेयरिंग। तो हमारे ये 3 चैप्टर्स जो हैं, ये 3 चैप्टर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स अब कंप्लीट कर चुके हैं आज की डेट में। अब हमारा 8th चैप्टर चल रहा है। देखिए, सब में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हिस्ट्री में तो आपके आएंगे ही 2। डीपी में जो चैप्टर है हमारा वो है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग हमें आज पावर शेयरिंग कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है आपका फेडरलिज्म। नेक्स्ट चैप्टर का आपका नाम क्या है, फेडरलिज्म। ये आपका जो सब्जेक्ट है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसका नेम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और इसका सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम पहले ही कर चुके हैं। देखिए, तो फेडरलिज्म हम स्टार्ट करते हैं आज। फेडरलिज्म चैप्टर जो है इसका मतलब है, देखिए इसमें स्टार्टिंग हो रही है इसकी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से। हमने जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग, उसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी थी। उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल जो पावर्स हैं उनको वर्टिकली डिवाइड कर दिया जाता है, और वो वर्टिकल डिवीजन जो होता है वो किस तरीके से होता है, यानी कि जो सबसे अपर मोस्ट जो अथॉरिटी होती है वो अपनी पावर लोअर को दे देती है, लोअर अपने से भी लोअर को दे देती है। इस तरीके से पावर्स का वर्टिकल डिवीजन होता है, क्योंकि वर्टिकली तो इस तरीके से ही होगा और हॉरिजॉन्टली इस तरीके से होगा। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या पढ़ा था हमने कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये अपनी कुछ पावर्स किसको दे देती है, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को अपनी पावर्स को शेयर करवाती है। तो ये जो था ये हमने पढ़ा था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पर बेस है फेडरलिज्म। तो इससे यहाँ तक आने में, फेडरलिज्म तक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उससे पहले हमें कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमें इम्पोर्टेंट है जानना। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में जो हमने पढ़ा कि ये पढ़ा कि हमने कि पावर्स को शेयर करना, पावर्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और पावर्स को शेयर करने का मतलब होता है क्या, कि अगर मान लीजिए एक ही हाथ में अगर पावर हो जाएगी तो क्या वो अपनी मनमानी नहीं करेगा, क्या एरिस्टोक्रेसी नहीं आ जाएगी, और एरिस्टोक्रेसी अगर आ जाएगी तो फिर क्या वहाँ की जो पब्लिक है वो हैप्पी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हो या हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर हो, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फेडरलिज्म जो है, देखिए हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन तक हम जाते हैं, उससे पहले हम एग्जांपल लेते हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज बेल्जियम। बेल्जियम का हमने एग्जांपल पढ़ा। बेल्जियम में हमने ये पढ़ा था कि बेल्जियम जो है उसने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स क्या थी, वही रीजनल डिफरेंसेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो बेल्जियम ने जो अपनी पावर्स हैं उन पावर्स को कैसे सॉल्व किया था, बेल्जियम ने अपनी पावर्स को इस तरीके से सॉल्व किया था कि उसने
मेन कई सारी गवर्नमेंट्स बनाई थी और गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया था, यानी किसी भी ग्रुप को उसने प्रॉब्लम नहीं आने दी थी। सारी पावर्स को डिवाइड करके हर ग्रुप के हाथों में उसने बांट दिया था। तो ये था किसका काम? बेल्जियम का काम था ये। अब बेल्जियम ने क्या किया, देखिए 1993 में जब बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा सभी ने, काफ़ी छोटी कंट्री थी बेल्जियम, और बेल्जियम ने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया था अपनी कंट्री से। ये जितने भी उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी, सिविल वॉर ना हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए उसने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया। तो बेल्जियम को देख करके 1993 तक बहुत सारी कंट्रीज, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने इसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल समझा, और रीजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी वो किसको दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट्स को दे दी। यानी हर जगह पर अब क्या होने लगा, धीरे धीरे बेल्जियम का मॉडल का एग्जाम्पल लेते हुए रीजनल गवर्नमेंट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने लगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को किसके हाथ में देने लगी? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। तो ये बेल्जियम का हमने एग्जाम्पल पढ़ा। बेल्जियम का जो एग्जाम्पल है वो फेडरलिज्म का ही एक जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता एग्जाम्पल है। बात करते हैं फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म क्या है? हमने डिवीजन ऑफ पावर पढ़ लिया, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़ लिया, हमने पावर शेयरिंग पढ़ लिया। अब हमारा जो मेन मोटिव है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम इन विच, जिसमें पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट मीन्स द पावर्स आर डिवाइडेड, यानी कि जो पावर्स हैं या पावर है, एक जो पावर है अल्टीमेट पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है, सुप्रीम पावर जो है, उसको क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। पावर को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन किस किस के बीच में? अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक तो सेंट्रल अथॉरिटी जो पूरे एरिया को कंट्रोल करती है, वो अथॉरिटी जिसका अधिकार है, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री में जो भी यूनिट्स बनाई गई हैं उन सभी यूनिट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पावर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें फेडरलिज्म से क्या समझ में आया कि ये क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सेकंड इसका जो फीचर है, इसमें क्या होता है? पावर्स, जो अल्टीमेट पावर है उसको क्या कर दिया जाता है? क्लासिफाइड या डिवाइड कर दिया जाता है। अल्टीमेट पावर को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। किस किस के बीच में? दो अथॉरिटी बना दी जाती है, एक तो सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल अथॉरिटी का मीन्स होता है कि जिसमें पूरा जो कंट्री है, होल कंट्री क्या करे? सरवाइव करे। और एक रीजनल या वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, यानी आपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बनाई हुई है, जैसे हमने इंडिया में क्या बनाया हुआ है? सेंट्रल, और उसके बाद हमने स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट हमने बनाए हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। तो सेंट्रल अथॉरिटी और फिर जो भी रीजनल यूनिट्स आपने बनाई हुई हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने नाम दिया है, स्टेट नाम दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट नाम दे रखा है, आपने क्या क्या नाम दे रखे हैं, उन यूनिट्स में ये पावर्स जो हैं, यानी कुछ पावर्स तो सेंट्रल अथॉरिटी में डिवाइड हो जाएंगे और कुछ पावर्स रीजनल यूनिट्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये जो पावर्स का डिवीजन है, इस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म जो है, उस फेडरलिज्म से क्या होता है? देखिए, फेडरलिज्म एक इस तरीके की गवर्नमेंट है जहाँ से अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आनी होती है, जैसे कि किसी भी मेनली जो है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं जा सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारी स्टेट में कोई प्रॉब्लम है, तो हम अगर डायरेक्ट अगर हम पीएम के पास जाएंगे, वही सेंट्रल अथॉरिटी का तो वही है हेड, अगर हम डायरेक्ट पीएम के पास जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्लस मिलने भी नहीं दिया जाएगा, और फिर पीएम हमें जानता नहीं है, यहाँ वो आकर देख नहीं सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी।
लेकिन अगर हम जाकर किसको बोलेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड को बोलेंगे, तो वो यहाँ आके एक बार राउंड भी लगा सकता है, भाई मेन प्रॉब्लम क्या है, रियलिटी में कैसा है, जो भी मुद्दा है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही होगा तो पीएम तो पूरे देश में घूम नहीं सकता चक्कर काट के। लेकिन जो अगर लोकल गवर्नमेंट में जिनको हमने डिवाइड कर रखा है, वहाँ तो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं एक निचले स्तर पर, तो नीचे वाले लेवल पे तो इसीलिए पावर्स को डिवाइड किया जाता है, जिससे कि जो वर्क है वो भी क्या हो, इजीली हो सके। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो जिसमें दे रखा है कि इस सिस्टम में फेडरलिज्म जो सिस्टम है आपका, इस सिस्टम में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इसमें होते हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो होता है क्या, एंटायर कंट्री के लिए। फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर एंटायर कंट्री, जो पूरे देश के लिए होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो पूरे कंट्री के लिए होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट 2 लेवल होते हैं, एक तो पूरी कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए, और दूसरा प्रोविंसेस और स्टेट लेवल पे जो होती है। स्टेट लेवल पे या प्रोविंसेस में जो होती है, जैसे पहले रियासतें हुआ करती थी, तो इस लेवल पे जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो एक तो पूरी कंट्री के लिए, यानी पूरी कंट्री की जो डिसीजन लेती है, होल कंट्री की जो डिसीजन लेती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंटायर कंट्री के लिए। सेकेंड जो लेवल होता है वो प्रोविंसेस के बेसिस पर या फिर स्टेट लेवल के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। ये दोनों ही गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, दोनों ही गवर्नमेंट क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। दोनों ही गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद होती हैं एक दूसरे पर उनका कोई भी अधिकार नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी और फिर स्टेट गवर्नमेंट पे हुक्म चलाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, जैसे कई बार इमरजेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी भी चीज़ें हैं कि अगर देश को पूरे को एक साथ होना हो तो स्टेट लेवल जो है, स्टेट लेवल पे आप कुछ भी कर सकते, स्टेट लेवल पे चेंजेस कर सकता है जो पीएम है, अगर इमरजेंसी की प्रॉब्लम है तो, या कुछ स्पेशल कंडीशंस में। तो अगर इन नॉर्मल कंडीशंस देखा जाए तो जो दोनों गवर्नमेंट है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट केंद्र जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करने के लिए कुछ भी हुक्म नहीं चला सकती, ऑर्डर नहीं दे सकती। दोनों ही गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती हैं। अब देखिए इसके बाद आपका दिया हुआ है एक पैराग्राफ में, एक तो यूनिटरी गवर्नमेंट आपको दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपको फेडरल गवर्नमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट में? देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है देखिए इसमें दे रखा है यूनिटरी यानी कि यूनिक, मीन्स सिंगल होगी, सिंगल ही गवर्नमेंट होगी जिसके पास अथॉरिटी होगी। इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, इस टाइप यूनिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि यूनिक गवर्नमेंट बिल्कुल सिंगल होती है जिसके पास अथॉरिटी होती है। कुछ भी डिसीजन लेने की जो पावर है, डिसीजन टेकिंग पावर किसके पास होती है, ओनली यूनिटरी गवर्नमेंट के पास, यानी कि सेंट्रल के पास। चाहे डिसीजन आपको कंट्री के बारे में लेना हो, यानी सेंटर के बारे में लेना हो, या डिसीजन आपको स्टेट के बारे में लेना हो, डिसीजंस कौन लेगा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। ये होती है हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दे दिए स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को देती है वो स्टेट गवर्नमेंट को मानने ही पड़ते हैं। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेल्फ यानी कि खुद से कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही करती है।
सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। किसके इंस्ट्रक्शंस को? सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में तो एक ही सर्वे सर्वा होता है, एक ही सुप्रीम पावर होती है, और वो सुप्रीम पावर अपने से नीचे वाले जो भी स्टेजेस बनाए हैं, जो भी स्टेप्स बनाए हैं इन्होंने, उनको ऑर्डर देती है और फिर सारे कंट्री को रूल करवाती है। यानी कि लेवल तो बने हुए हैं, गवर्नमेंट लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, ये लेवल तो बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ रूल किसका चलता है? सेंट्रल लेवल का चलता है। यानी कि पीएम का ही रूल चलेगा। पीएम से ही बार बार आपको पूछना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। हर चीज़ के बारे में आपको पीएम से पूछना पड़ेगा। तो ये तो है यूनिटरी गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल एंड स्टेट। 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेंट्रल और स्टेट। इसे कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट में है उसमें सेंट्रल और स्टेट ये दोनों ही एक दूसरे से क्या रहती हैं? इंडिपेंडेंट। यानी कोई किसी पर डिपेंड नहीं रहता। फेडरल गवर्नमेंट में दोनों ही लेवल जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से क्या नहीं दे सकती? ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट इनको मानने के लिए क्या नहीं है? बाउंड नहीं है। इसके ऑर्डर्स को मानने के लिए बाउंड स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट सेल्फ डिसीजन लिया करती है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे डिसीजंस लेती है? सेल्फ डिसीजंस लिया करती है। तो ये है हमारा फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट हो गया है और यूनिटरी गवर्नमेंट हो गया है। कभी आपसे दोनों में से डिफरेंस पूछे तो क्या आएगा कि बोथ आर हैविंग same level of government, but in unitary government the central level is the highermost hierarchy, but in the federal government both governments are independent। दोनों ही गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती हैं और दोनों ही गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं? अपने अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं। ये हो गया हमारा फेडरलिज्म का छोटा सा डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं किसकी? इसके की फीचर्स की। जो फेडरलिज्म है उसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है दैट एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। 7 और 8 की फीचर्स के आसपास है। इसमें आपको सारे ही उसमें एक्सप्लेन करने होते हैं। तो ये अब हम पढ़ते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। एक बार इसको देख लेते हैं। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसमें देखिए फर्स्ट है 2 और मोर लेवल्स, सेकंड है ज्यूरिडिक्शन एरिया, थर्ड है एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर। हर टायर की यानी कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अथॉरिटी और कहाँ कहाँ वो एग्जिस्ट करती है वो आपको बताया जाएगा। फंडामेंटल चेंजेस अगर करने हैं तो दोनों का क्या रोल होगा। पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट की इसमें क्या पावर है फेडरलिज्म सिस्टम में। वैसे तो हम कहते हैं कि कोर्ट तो सबसे बाहर होता है, किसी पर कोई भी उसे बाउंड नहीं कर सकता। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है दोनों के, और एक ज्यूरिडिक्शन एरिया कौन कौन सा है ये हम पढ़ते हैं अभी।
फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसका 2 और मोर लेवल्स। 2 और मोर लेवल्स कहने का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इसमें। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका एक ही फीचर ये है, क्वालिटी ये है कि इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। किसी किसी डेमोक्रेसी में, किसी किसी कंट्री में सेंट्रल के बाद डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। कहीं कहीं पर इसे 2 टायर सिस्टम में किया गया है, कहीं पर इसे 3 टीयर सिस्टम में किया गया है। और 3 टीयर सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी उसे कह सकते हैं या पंचायती राज भी कह सकते हैं। ये गवर्नमेंट्स इसके अंदर आती हैं। तो ये है हमारा 2 और मोर लेवल्स ऑफ इनकम, सॉरी लेवल्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ज्यूरिडिक्शन एरिया। ज्यूरिडिक्शन एरिया क्या होता है, देखिए ज्यूरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका ज्यूरिडिक्शन एरिया हमने पढ़ा है। ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है कि एरिया इन विच द गवर्नमेंट कैन डू दियर एक्शंस, अपने एक्शंस ले सकती है, अपने डिसीजंस ले सकती है। वो एरिया जहां जहां तक गवर्नमेंट अपने एक्शंस प्ले कर सकती है और अपने डिसीजंस को ले सकती है, ये क्या होता है, ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है। तो ज्यूरिडिक्शन एरिया जो है वो हर गवर्नमेंट का अलग अलग होता है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन एरिया वैसे तो क्या होता है, होल कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन एरिया मतलब होल कंट्री का ज्यूरिडिक्शन एरिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन एरिया सिर्फ स्टेट लेवल तक जाता है। स्टेट के बारे में जो बातें होंगी सिर्फ वो, सेंट्रल लेवल की बात ये नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट तक, वो स्टेट के बारे में या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिसीजंस नहीं ले सकता। लेकिन एक चीज और है कि ये तीनों ही अपने अपने लेवल में इंडिपेंडेंट है, कोई और इनके लेवल में क्या नहीं कर सकता, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल में कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो तो पावर्स होती हैं डिवाइड किसकी, स्टेट की। तो स्टेट तो यहाँ पर जो डिसीजंस है वो ले सकता है डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन स्टेट लेवल को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती या फिर अपनी मनमानी वहां पर नहीं चला सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट है जो हमारा वो है एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर। एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर, हर सिस्टम के एक्सिस्टेंस अथॉरिटी क्या है। ये जो पॉइंट है आपका ये इसी से रिलेटेड है कि हर टीयर जो है, दोनों टीयर चाहे वो सेंट्रल हो, सेंट्रल और स्टेट टीयर दोनों ही टीयर जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, इनका एक्सिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है कि सेंट्रल तो वही होल पर, हर इसकी अलग अलग एक्सिस्टेंस है, अलग अलग अथॉरिटी है। दोनों एक दूसरे की अथॉरिटी को डिस्टर्ब और उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते, दोनों एक दूसरे की अथॉरिटी में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो ये क्या है, एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर। नेक्स्ट जो इसकी की फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज फंडामेंटल चेंजेस, पावर ऑफ कोर्ट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड नेक्स्ट ज्यूरिडिक्शन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसकी रीडिंग करते रहिए। बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल देखते ही नहीं है वीडियोज़ को। ध्यान से पढ़िए, वापस नहीं पढ़ाया जाएगा।